सुप्रभात बच्चों। पाठ सिल्वर वेडिंग मनोहर श्याम जोशी जी के द्वारा लिखा हुआ पाठ है। पाठ पूरा हो चुका है और इस वीडियो में इस पाठ से संबंधित जो प्रश्नोत्तर हैं उन पर हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं। तो इसमें पहला जो प्रश्न है वो है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आपको पता ही है, यशोधर बाबू समय के साथ ढल सकने में सफल नहीं होते, जिसका एक कारण है कि वो पुरानी विचारधारा के पक्षधर हैं। वो एक संस्कारी कुमायूनी हैं। उन्होंने किशनदा को अपना आदर्श माना है। वो एक संयुक्त परिवार में रहते थे, गांव से आए थे, इसलिए गांव के रीति रिवाजों से पूरी तरह से परिचित थे। अब दिल्ली में वो जब रहने लगते हैं तो उनके साथ में संयुक्त परिवार में उनके ताऊजी और ताऊजी के 2 बच्चे भी रहते हैं। तो ऐसे माहौल में रहते रहते यशोधर बाबू की जो विचारधारा थी वो पूरी तरह से पुरानी विचारधारा रही है और दिल्ली के माहौल को स्वीकार करने में उन्हें थोड़ा संकोच होता था। दिल्ली के रीति रिवाजों को स्वीकार करने में वो थोड़ा संकोच करते थे और उनको लगता था कि जो भी परिवर्तन मैं इस शहर में देख रहा हूँ वो समहाउ इम्प्रॉपर हैं, अनुचित हैं। तो इन परिवर्तनों को वो उचित नहीं मानते थे, इसलिए वो समय के साथ अपने आप को नहीं ढाल सके। साथ ही उनकी जो दिनचर्या थी उसमें कार्यालय में सुबह के समय घर से चले जाना और शाम को लेट वापस आना, इसलिए वो अपने परिवार को कम समय दे पाते थे। दूसरी ओर जो पत्नी थी यशोधर बाबू की, वो समय के साथ ढल सकने में इसलिए सफल होती है क्योंकि उसका अधिकांश समय अपने बढ़ते बच्चों के साथ बीतता है। वो अपने बच्चों को पूरा समय देती है और जैसे संस्कारों में बच्चे पलते बढ़ते हैं, उन संस्कारों की हवा लग जाती है यशोधर बाबू की पत्नी को। उनकी लड़की जिस तरह के कपड़े उनको पहनने के लिए कहती है वो उस तरह के आधुनिक कपड़े पहनने लगती हैं। हालांकि वो संस्कारी हैं, कुमायूनी संस्कार उनमें भी हैं, वो भी पहाड़ की ही रहने वाली हैं, लेकिन बच्चों के परिवर्तन के साथ साथ उन्होंने अपने आप को बच्चों के अनुरूप ही ढालना शुरू कर दिया। तो यह कारण है कि यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल हो जाती है और यशोधर बाबू असफल रहते हैं। पाठ में जो दूसरा प्रश्न है उसमें है, पाठ में जो हुआ होगा वाक्य की आप कितनी अर्थ छवियां खोज सकती हैं। तो यह वाक्यांश जो आया है वो जो हुआ होगा, पाठ में 2 या 3 बार ये वाक्यांश आता है। इस वाक्यांश को सबसे पहले हम तब पाते हैं जब किशनदा रिटायरमेंट के बाद में अपने गांव चले जाते हैं और गांव में जाने के बाद कुछ ही समय बाद, ज़्यादा समय नहीं हुआ था, कुछ ही समय बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। जब ये बात यशोधर बाबू को पता चलती है तो वो उनके गांव में जाते हैं। तो गांव में जाने के बाद वो उनके किसी बिरादर से पूछते हैं, भाई क्या हो गया, कैसे हुई इनकी मौत? अभी तो जाने की उम्र भी नहीं थी, क्या हो गया अचानक? तो उनको लगता था कि शायद वो सही जवाब देगा, लेकिन वो तो देहाती ठहरा और यशोधर बाबू शहर से गए थे, तो उनके प्रश्न का बेचारा वो सही से सम्यक जवाब नहीं दे सका, बल्कि उसने यह कह दिया कि जो हुआ होगा, पता नहीं क्या हुआ होगा। तो यहाँ यशोधर बाबू को ऐसा एहसास होता है कि उनकी पूरी तरह से अनदेखी हुई है और अनदेखी का कारण यह है कि उनकी खुद की अपनी कोई संतान नहीं थी। यदि उनकी संतान होती तो निश्चित ही वो उनका बुढ़ापे में ख्याल रखती, जबकि जो बिरादर हैं, कुटुंब के जन हैं, उन्होंने उसका कतई ख्याल नहीं रखा गांव में। इसलिए जो हुआ होगा, यानी पता नहीं किस कारण से उनकी मृत्यु हो गई, बिरादरी के लोगों ने यह भी जानना ज़रूरी नहीं समझा कि उनको हुआ क्या होगा। उनको ये तक मालूम नहीं है कि पूछने वाला जब पूछेगा कि कैसे मृत्यु हुई तो उसका क्या जवाब देंगे।
तो जो हुआ होगा कि एक अर्थ छवि तो यह निकलती है कि वो पूरी तरह से अनदेखी होने के कारण यशोधर बाबू की मृत्यु हो गई। दूसरी बार ये वाक्य तब आता है जब वो बीच में विचार करने लगते हैं कि जिस तरह से मेरी फैमिली, यशोधर बाबू विचार करते हैं कि जिस तरीके से मेरे फैमिली और मेरे बच्चे मेरी अनदेखी करते हैं, तो फिर मुझ में और यशोधर बाबू में क्या फ़र्क रहा, ये मुझ में और किशनदा में क्या फ़र्क रहा। जिस तरीके से उनकी अनदेखी हुई थी तो वो तो इसलिए हुई थी क्योंकि उनके अपने बच्चे नहीं थे, और मेरी तो तब भी वही हालत है जबकि मेरे बच्चे हैं। तो फिर गृहस्थी बसाने का मतलब ही क्या रह गया। तो उनको लगता है कि यशोधर बाबू उनका किशनदान के सामने प्रत्यक्ष आ गए हैं और मानो उनको कह रहे हैं कि भाई, जो तू अपने बच्चों के ऊपर इतना उछलता है, एक दिन तेरी मौत भी जो हुआ होगा से ही होगी। तो मध्य में ये जो हुआ होगा इस संदर्भ में आता है। और पाठ के अंत में भी यह वाक्यांश एक बार आता है कि जब उनका बेटा उनको पहनने के लिए एक गाउन दे देता है, और गाउन देने के बाद कहता है कि बब्बा, आप पुलोवर पहन के, जो फटा हुआ पुलोवर पहन के दूध लेने जाते हैं, उससे हमारा सामाजिक स्तर थोड़ा सा कम हो जाता है, स्टेटस डाउन होता है, और हम नहीं चाहते कि आप दूध लेने जाएं तो फटा हुआ पुलोवर पहन के जाएं, इसलिए मैं आपके लिए ऊनी ड्रेसिंग गाउन लेके आया हूँ, आप इसको पहने और दूध लेने जाएं। तो यहाँ बड़ा धक्का पहुँचता है यशोधर बाबू को। वो कह रहे हैं कि देखो, मेरा बच्चा मुझे ये नहीं कह रहा कि बब्बा अब आपकी उम्र नहीं है दूध लाने की और बाहर के काम करने की, अब आप आराम से घर में बैठें, ड्यूटी करें, ड्यूटी से आएँ और घर में बैठ जाएं, आपको अन्य कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, हम हैं ना, हम करेंगे, अब हम बड़े हो गए हैं, बच्चे थोड़े रह गए हैं। यदि वो बच्चे इस तरह से कहते तो उनको लगता कि बहुत ही अच्छे मेरे बच्चे हैं, लेकिन बच्चे ने तो ये कह दिया कि अब दूध लेने जब आप जाओ तो उन्हें ड्रेसिंग गाउन पहन के जाना है, ऐसे मत जाया करो। तो उनको लगता है कि जो हुआ होगा से सबकी मौत होती है। आज ये बच्चे मेरे साथ में ऐसा व्यवहार कर रहे हैं, तो कल जब बुढ़ापा आ जाएगा, नौकरी चली जाएगी, रिटायर हो जाऊंगा, तब कितना ख़राब व्यवहार मेरे साथ में ये लोग करेंगे। तो भाई, जो हुआ होगा एक ऐसी चीज़, बीमारी है जिसके कारण मौत लोगों की बुढ़ापे में होती है। तो प्रश्न संख्या 3 है बच्चों, सम हाउ इम्प्रॉपर। वाक्यांश का प्रयोग यशोधर बाबू लगभग हर वाक्य के प्रारंभ में तकिया कलाम की तरह करते हैं। तो तकिया कलाम मैंने आपको बताया था कि कुछ वाक्य हो जाते हैं जो आदमी की जबान पे चढ़ जाते हैं, और जहाँ भी आदमी होता है गाहे बगाहे उन वाक्यों का प्रयोग कर ही देता है, न चाहते हुए वो बात मुंह से निकल ही जाती है। तो सम हाउ इम्प्रॉपर भी यशोधर बाबू का तकिया कलाम है और हर जगह वो इसका प्रयोग करते हैं। तो सवाल यह है कि इस वाक्यांश का उनके व्यक्तित्व और कहानी के कथ्य से क्या संबंध बनता है। तो व्यक्तित्व से क्या संबंध है मैंने आपको बता दिया कि ये उनके बातचीत का एक हिस्सा बन गया था, और वो अनजाने में ही, अचानक ही, न चाहते हुए भी इस वाक्यांश को बोल देते थे। अब कहानी के कथ्य से क्या संबंध है, इसकी जहाँ तक बात है, तो आप देखते हैं कि वो जहाँ भी किसी चीज़ को अनुचित मानते हैं या अपने जो संस्कार हैं उनके अनुरूप नहीं मानते, या जिस तरह की उनकी विचारधारा है, कोई चीज़ उस विचारधारा का उल्लंघन कर देती है, तो उस चीज़ को वो एक गलत बात मानते हैं। तो कहानी के कथ्य से इसका यही संबंध है कि जो भी चीज़ उनको अनुचित लगती है, गलत लगती है, अपने विचारों के प्रतिकूल लगती है, तो उस बात का वो समर्थन नहीं करते, उसका वो एकदम दिल से कर देते हैं। और विरोध करने के लिए उनके पास में एक वाक्य है, समहाउ इम्प्रॉपर, मुझे तो ये चीज़ समहाउ इम्प्रॉपर लगती है। तो कुल मिला के कहानी का जो प्लॉट है, प्लॉट कंस्ट्रक्शन है, उसको बेहतर बनाने के लिए वाक्यांश जो बार बार आता है उचित है। प्रश्न संख्या 4 है, यशोधर बाबू की कहानी को दिशा देने में किशनदा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, आपके जीवन को दिशा देने में किसका महत्वपूर्ण योगदान रहा और कैसे। तो बच्चों, ये मैं प्रश्न आपको होमवर्क के लिए छोड़ देता हूँ, क्योंकि आप खुद इसमें तय करेंगे कि आपकी, जैसे किशनदा ने उनका मार्गदर्शन किया यशोधर बाबू का, उनको जो सरकारी नौकरी थी वो भी दिलवाई, अपने पास भी रखा, और उसके बाद में उनका जो गृहस्थ जीवन था उसमें भी किशनदा का हस्तक्षेप रहता है, वो कई बार उनको गाइड भी करते हैं और पूछते भी हैं हाल चाल के, भाऊ कैसा है, हेल्दी वेल्दी वाइज बन रहा है ना। तो ये कितना उनमें अपनत्व की भावना थी किशनदा में यशोधर के प्रति। आपके जीवन को भी कोई ना कोई व्यक्ति डायरेक्ट करता होगा, निर्देशित करता होगा। निश्चित रूप से वो या तो आपके पेरेंट्स होंगे,
या आपके परिजन होंगे, या हो सकता है आपके शिक्षक हों जो आपको आगे गाइड करते हैं लाइफ के लिए। तो किस तरीके से आप किसका योगदान मानते हैं उसको आप अपने आप लिखेंगे। प्रश्न संख्या 5 है, वर्तमान समय में परिवार की संरचना स्वरूप से जुड़े आपके अनुभव इस कहानी से कहाँ तक सामंजस्य बिठा पाते हैं। तो वर्तमान समय में जो परिवार की संरचना है वो बिखरती जा रही है। जैसी संयुक्त परिवार की संकल्पना यशोधर बाबू वाले परिवार की थी कि ताऊ और ताऊ के लड़के और यशोधर बाबू इकट्ठा रहा करते, तो हमें वो चीज़ आज नज़र नहीं आती, क्योंकि आज तो दो सगे भाई भी इकट्ठा होकर नहीं रह सकते, और वहाँ ताऊ के लड़के और वो इकट्ठा होकर रह रहे थे, तो बहुत बड़ी बात थी। तो हमारा अनुभव इस बारे में कहता है कि आज के समय में परिवार की ऐसी संरचना जिसमें 2 या 3 परिवार इकट्ठे होकर के संयुक्त रूप से रहते हों शायद असंभव है। तो वैसे हालांकि मैं इस चीज़ को व्यक्तिगत स्तर पर उचित मानता हूँ, क्योंकि इससे क्या होता है कि जब हम संयुक्त परिवार में रहते हैं तो हमारी बहुत सारी समस्याएं स्वतः ही उनका निराकरण हो जाता है, और कोई ना कोई हमारी केयर करने वाला होता है, हमारी समस्याओं को सुनने समझने वाला होता है, हमारे प्रति सहानुभूति रखने वाला होता है, हमें सहयोग करने वाला होता है। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो संयुक्त परिवार से हमें मिलती हैं। और दूसरा जो हम साइड इफ़ेक्ट देखते हैं तो ये है कि एक संयुक्त परिवार में एक ही समय में लोगों को जोड़ के रखना आजकल बड़ा मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोगों की जो सोच है उनमें भिन्नता पाई जाती है। जो उनकी आइडियोलॉजी हर आदमी की वो मैच नहीं करती, तो उससे क्या होता है कि आपस में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। तो ठीक है बच्चों, इस विचार को लेकर के आप इस प्रश्न को उत्तर लिख लेंगे। प्रश्न संख्या 6 है, निम्नलिखित में से आप कहानी की मूल संवेदना किसको कहेंगे और क्यों कहेंगे। पहला है इसमें पॉइंट, हाशिए पर धकेले जाते मानवीय मूल्य। जो वैल्यूज़ हैं जीवन में, जो वैल्यूज़ हैं, मोरल्स हैं, उनको आदमी आजकल हाशिए पर धकेलता जा रहा है, यानी वो स्ट्रीम में अब शामिल नहीं होते, बल्कि हम इग्नोर करते हैं, अनदेखी करते हैं जीवन मूल्यों की। ईमानदारी, भाईचारा, एक दूसरे के प्रति सहानुभूति, इन चीज़ों को हमने क्या कर दिया है, हाशिए पर यानी मार्जिन तक खींच के ले गए हैं, उनको हम मुख्य धारा में शामिल होने ही नहीं देते। तो ये भी इस पाठ में मूल संवेदना कही जा सकती है। पीढ़ी का अंतराल, और मैं सबसे ज़्यादा समर्थन इसी बिंदु का करूँगा। उसने कहा कि आप इनमें से किसको मूल संवेदना कहेंगे, तो मेरा विचार है कि पीढ़ी का अंतराल इसमें मूल संवेदना में मुख्य है। तो पीढ़ी का अंतराल इसलिए है क्योंकि वहाँ पे आप देखते हैं यशोधर बाबू और उसके बच्चों के बीच का जो फ़र्क आ गया है, वैचारिक मतभेद उनमें है, या यशोधर बाबू का अपने कार्यालय में चड्ढा के साथ में जो थोड़ा सा, हालांकि वो वहाँ पे जाहिर नहीं होने देते उस चीज़ को, बड़े प्यार से अपने साथियों के साथ में रहते हैं, लेकिन घर की जब हम बात करते हैं, विशेषकर जब घर की बात करते हैं, तो हम पाते हैं कि यशोधर बाबू किसी भी तरीके से अपने बच्चों से संतुष्ट नहीं हैं। उनके कार्य व्यवहार से वो थोड़े नाराज़ रहते ही रहते हैं। पत्नी का भी व्यवहार उनके प्रति अब उतना अच्छा नहीं रहा जो पहले कभी रहा होगा, तो इस चीज़ को लेकर के बहुत ही दुखी हैं। और एक जनरेशन गैप हमें यहाँ देखने को मिलता है कि बाप है वो बच्चों की सुनने को तैयार नहीं है, बच्चे हैं वो बाप की मानने को तैयार नहीं है। तो पीढ़ी का अंतराल इस पाठ की मुख्य संवेदना पूरी तरह से फिट है। पाश्चात्य संस्कृति का प्रभाव इसमें थोड़ा सा आपको दिखाई देगा कहीं कहीं, कि हम अपनी खुद की जो कल्चर है उसको भूलते जा रहे हैं। यहाँ तक कि सिल्वर वेडिंग जो है वो एक इंडियन कल्चर का या प्राच्य संस्कृति का एक हिस्सा नहीं है, ओरिएंटल नहीं है। तो हम क्या कह सकते हैं कि इसमें वेस्टर्न कल्चर घुस गई है हमारी संस्कृति में। तो ये चीज़ें हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जिसमें बात है वो है पीढ़ी का अंतराल। अब आगे प्रश्न है और जल्दी थोड़ा देख लें। अपने घर और विद्यालय के आसपास हो रहे उन बदलावों के बारे में लिखें जो सुविधाजनक और आधुनिक होते हुए बुजुर्गों को अच्छे नहीं लगते। अच्छा न लगने के क्या कारण होते हैं। होमवर्क है आपका, गृह कार्य आप करेंगे, खुद ही लिखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हैं जो बुजुर्गों को अच्छी नहीं लगती। प्रश्न संख्या 8, यशोधर बाबू के बारे में आपकी क्या धारणा बनती है। दिए गए 3 कथनों में से आप जिसके समर्थन में हैं अपने अनुभव और सोच के आधार पर उनके लिए तर्क दीजिए। यशोधर बाबू के विचार पूरी तरह से पुराने हैं और वे सहानुभूति के पात्र नहीं हैं। तो मैं तो इस पक्ष में नहीं हूँ, सहानुभूति के पात्र वो हैं, लेकिन उनके विचार पुराने हैं, ये बात थोड़ी सी गलत है। उनको अपने बच्चों के साथ में विचारों का एक तालमेल रखना चाहिए था। और उसके बाद है यशोधर बाबू में एक तरह का द्वंद्व है जिसके कारण नया उन्हें कभी कभी खींचता है तो पुराना उनको छोड़ता नहीं है। तो मैं सबसे ज़्यादा इस ही बात को समर्थन दूंगा कि उनके मन में कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। नई चीज़ उन्हें आकर्षित करती तो ज़रूर है, लेकिन पुराने जो विचार हैं वो उनको छोड़ने के लिए तैयार हैं ही नहीं।
और ये उनकी द्वंद्व की स्थिति है, कॉन्फ्लिक्ट उनके मन में चल रहा है, तो वो इससे उबर नहीं पाते। तो हमें थोड़ी सी सहानुभूति उनके प्रति रखनी चाहिए। और आखिरी जो है, यशोधर बाबू एक आदर्श व्यक्तित्व हैं और नई पीढ़ी द्वारा उनके विचारों को अपनाना ही उचित है। तो बिल्कुल मैं इस बात के समर्थन में हूँ कि वो एक आइडियल व्यक्ति हैं। और ठीक है बच्चों, धन्यवाद।